सब बच्चे मेरे साथ बोलिए जय हिंद। जय हिंद। देखो बच्चों, हम लोग आ गए हैं प्रोबेबिलिटी के अगले वीडियो पर और हम लोग थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी को बेसिक जा करके सीख रहे थे, है ना। जैसे मैंने बताया था कि 12 की प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए बेटा थोड़ा सा बेसिक आना बहुत जरूरी है। और अगर हमने 11 पढ़ा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पढ़ा है तो हम यहाँ पर सीख जाएंगे। और अगर 11 में हमने पढ़ा भी है फिर भी ये बेसिक सीखिए, क्योंकि ये बेसिक बहुत जगह काम आते हैं। कई बार बच्चे 11 पढ़ते तो हैं लेकिन बस फार्मूले याद करके प्रोबेबिलिटी को निकालने लग जाते हैं, बेसिक नहीं पढ़ते हैं। तो बिना बेसिक पढ़े बेटा आप 12 की प्रोबेबिलिटी को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हर दिन उन सारे कॉन्सेप्ट का यूज है जो तुमको मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ। देखो बच्चों, हम लोग अगले वीडियो में भी उसी बेसिक को कंटिन्यू करते हैं। देखो, हम लोग सैंपल स्पेस के बारे में पढ़ रहे थे। देखो, मैंने आपको बताया था लास्ट में कि मान लीजिए हमारे पास अगर एक बॉक्स है, इस बॉक्स में मान लीजिए 3 बॉल्स हैं, मान लीजिए B1, B2 और B3, और ये तीनों अलग अलग हैं। मान लीजिए 3 बॉल्स हैं, तीनों अलग अलग हैं, और हमसे कहा गया कि 2 बॉल्स को ड्रॉ किया। 2 बॉल्स आर ड्रॉन, ठीक है, एट ए टाइम। एक साथ हमने 2 बॉल्स को ड्रॉ किया, एक साथ। बात समझे? तो मैंने बताया था इसमें आप कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं, है ना। अगर चीजें अलग अलग हैं और आप एक साथ चीजों को निकाल रहे हैं तो आप कॉम्बिनेशन को लगा सकते हैं। तीनों गेंदे अलग अलग हैं और आप 2 बॉल्स एक साथ निकालना चाहते हैं, तो क्या आंसर होगा बोलो? 3C2। 3C2 की वैल्यू क्या होगी? 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। तो 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे होगा 2 इंटू 1 इंटू 1, तो आंसर 3 हो जाएगा, है ना। ये क्या होगा? ये होगा NS। NS का मतलब इतने तरीकों से काम हो सकता है। NS का मतलब हमारे काम करने के सारे पॉसिबल केसेस। मतलब अगर हम 3 में से 2 बॉल्स को निकालेंगे तो 2 बॉल्स को निकालने के हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज 3 होंगे। क्या क्या देखो कैसे कैसे होगा। सैंपल स्पेस अगर लिखे तो क्या क्या होगा? हो सकता है B1 B2 आ जाए, हो सकता है B1 B3 आ जाए, और हो सकता है B2 B3 आ जाए। ऐसा हो सकता है ना। हो सकता है आप 2 गेंदे निकालें वो B1 B2 हो सकता है 2 गेंदे निकालें वो B1 B3 हो, और हो सकता है वो B2 B3 हो। तो 3 पॉसिबल केसेस है, देखो, है ना। अच्छा, मैंने बताया था इसका उल्टा नहीं, जैसे B1 B2 लिया तो B2 B1 सेम होगा। अगर आप B2 B1 यहां पर लिखोगे ना तो B2 B1 बेटा सेम चीज होगी, क्योंकि अगर आपने एक साथ 2 गेंदें निकाली हैं तो वो B1 B2 है या B2 B1 है, दोनों सेम बातें हैं। मतलब B1 B2 अगर लिखा तो B2 B1 को नहीं लिखना फिर, या B2 B1 लिखोगे तो B1 B2 नहीं लिखोगे। तो ये हमारा सैंपल स्पेस हुआ। सैंपल स्पेस का मतलब मैंने बताया था कि काम के करने के टोटल पॉसिबल रिजल्ट क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। और NS का मतलब देखो 1 2 3, 3 तरीके से काम हो सकता है, तभी देखो NS की वैल्यू 3 आई थी। इस फार्मूले से हमको डायरेक्ट NS मिल जाएगा, है ना। कितनी भी गेंदें हैं अगर वो अलग अलग हैं और आप कितनी भी निकालते हैं तो इससे हमेशा आपको आंसर मिलेगा, है ना। NS की वैल्यू इससे आपको हमेशा NCR के फार्मूले से सही मिलेगी। ध्यान रखना, गेंदें अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो, ये तो हो गया एक साथ निकाला। अब मान लो अगर मैं इसी में से 2 गेंदें निकालता और 1 बाय 1 निकालता। मान लो सेकंड क्वेश्चन, 2 बॉल्स आर ड्रॉन, ठीक है। 2 बॉल्स आर ड्रॉन 1 बाय 1, और मैंने कहा विदाउट रिप्लेसमेंट। मान लीजिए हमें ये करना है, 2 गेंदें मैंने निकाली, एक एक करके निकाली और विदाउट रिप्लेसमेंट निकाली। तो जैसे समझो, मेरे पास ये बॉक्स था, मैंने पहली गेंद निकाली, पहली गेंद हो सकता है B1 थी। अब विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब बेटा क्या हुआ कि हमने जो गेंद निकाली उसको बाहर ही छोड़ दिया। मैंने बताया था कि जब गेंदें 1 बाय 1 निकालेंगी जाएंगी तो 2 पॉसिबिलिटी हैं, एक होगा विद रिप्लेसमेंट, एक होगा विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है।
तो विदाउट रिप्लेसमेंट में मैंने क्या बताया था, जो गेंद आपने निकाली उस गेंद को आपने बाहर ही छोड़ दिया, उसके बाद आपने दूसरी गेंद को निकाला। क्या समझे? तो मान लो मैंने 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट निकाला है, मतलब B1 बॉल को निकाला, अब B1 को बाहर ही छोड़ दिया। ठीक है, अब B1 को बाहर छोड़ दिया तो अगली बार फिर बॉल निकाली, तो अगली वाली बॉल क्या हो सकती है, B2। तो एक केस ये बन सकता है, एक केस देखो ये बन सकता है। ठीक है, अच्छा हो सकता पहली वाली B1 हो और अगली वाली B3 हो, एक केस ये हो सकता कि पहली बार में B1 आई हो फिर B3 आ जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। अच्छा ऐसा भी पॉसिबल है देखो कि पहली बार में B2 आए फिर B1 आ जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। अब देखो B1 B2 और B2 B1 दोनों अलग अलग माने गए, क्योंकि यहां पर हम दोनों गेंदे एक एक करके निकाल रहे हैं। हो सकता कि पहली वाली बॉल B1 हो और दूसरी वाली B2 हो, या हो सकता पहली वाली B2 हो और दूसरी वाली B1 हो, है ना, क्योंकि आपने जो गेंद निकाली है उसको बाहर छोड़ दिया, फिर आपने दूसरी गेंद को निकालना है। बात समझिए ध्यान से, बहुत गंभीरता से समझने वाली चीजें हैं बेटा, ध्यान से समझिए जरा, बहुत लॉजिकल बातें हैं। प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन में लॉजिक का ही तो सारा बेटा खेल है, और ये लॉजिक आप समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, और समझ जाएंगे मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि मैं समझाऊं और आप समझ ना पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, देखो अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि B3 B1 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा और बताओ क्या हो सकता है, B2 B3 हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि B3 B2 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब हो सकता है पहली बॉल B1 हो फिर B2 हो सकता है पहली B2 हो फिर B1 हो सकता है पहली B1 हो फिर B3 हो, और फिर B3 B1 हो सकता है B2 B3 हो सकता है B3 B2 हो। तो देखो यहां से ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया, हम इसको S कह सकते हैं। S में ये 6 चीजें आएंगी, तो इसका मतलब जो हमारा NS हो गया, NS हो गया 6। अब देखो बेटा यहां पर NS को निकालने के लिए आप NCR वाले फार्मूले का यूज नहीं कर सकते हैं, समझिए। NS को निकालने के लिए आप NCR फार्मूले का यूज नहीं कर सकते। हाँ देखो ऐसे कर सकते हैं, इसकी जगह देखो ऐसे कर सकते हैं। पहली गेंद अगर आप लोगे तो 3 में से कोई एक आ सकती है, तो पहली गेंद को उठाने के तरीके हो गए 3C1 यानी कि 3। और जब आपने पहली गेंद को उठा लिया उसको बाहर छोड़ दिया, अब बची 2 गेंदें, अब 2 में से फिर आप एक उठाओगे तो उसके तरीके कितने हो गए 2C1 यानी कि 2। तो फाइनल आपका आंसर कितना हो गया 3 × 2 यानी कि 6। देखो ऐसे आप इसको कर सकते हो, मतलब अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करना चाहते, ये तो हो गया प्रैक्टिकली क्या चल रहा है, और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो एक्चुअली ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ही कॉन्सेप्ट है जो हमने यहाँ यूज किया है ना, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, कि पहली गेंद को निकालने के 3 तरीके, और आपने 3 में से कोई एक गेंद निकाली, तो 3 में से कोई एक गेंद चुनने के तरीके 3C1, और 3C1 की वैल्यू 3 होती, निकाली आप NCR से निकालिए, 3C1 की वैल्यू 3 होगी। अब जब 3 में से आपने कोई एक गेंद निकाल ली और उस गेंद को बाहर छोड़ दिया, इसका मतलब डिब्बे में तो 2 ही गेंदें बची ना, क्योंकि आप विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो डिब्बे में 2 ही गेंद बची, अब जब डिब्बे में 2 ही गेंद बची इनमें से फिर आपको एक निकालनी है, तो 2C1। तो अगली बार गेंद निकालने के 2 तरीके, तो गेंद निकालने के टोटल तरीके इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसी को कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अभी आप इतना ही समझिए, इतना मैं समझा रहा हूं, अदरवाइज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जाकर के कंप्लीट आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो काम करने के तरीके 3 और यहाँ पर 2, तो कुल मिला के आंसर कितना हो गया 6 हो गया, और ऐसे भी आपने 6 निकाल लिया था। अब क्योंकि ये काम हर बार तो हो नहीं सकता प्रैक्टिकल, लेकिन ऐसे आप हर बार कर सकते हैं, चाहे गेंदें इसमें कितनी भी ज्यादा हो, आप इस मेथड से हर बार कर सकते हैं। देखो पहली गेंद निकालने के तरीके कितने हैं, दूसरी गेंद निकालने के तरीके कितने हैं, तीसरी गेंद निकालने के तरीके कितने, ऐसे आप कर सकते हो। देखो यहाँ भी आंसर 6 आया। देखो जैसे मान लो यहाँ पर डिब्बे में गेंदें ज्यादा होती, लिखो इसको लिखो पहले, इसको लिखो बेटा पहले। देखो मान लो मैंने डिब्बे में 5 गेंदें ले ली, D4 और D5,
अब मान लो हमसे कहा गया कि 3 आर ड्रॉन एट रैंडम, 3 को एक साथ निकाला, 3 को एक साथ निकाला, तो देखो NS क्या होगा, 5 में से 3 गेंदे निकालनी है तो 5C3 हो गया। डायरेक्ट लगाइए फार्मूला, क्योंकि गेंदे एक साथ निकालने हैं ना और गेंदे अलग अलग हैं, तो ये NCR का फार्मूला बेटा हमेशा तभी लगाना है जब गेंदे अलग अलग हों और गेंदों को एक साथ निकाला। टोटल गेंदे कितनी है 5 और कितनी निकालनी है 3, तो 5C3। अच्छा, अब मान लो इसी में हमसे कहा जाए कि 3 गेंदे एक एक करके निकाली गई। मान लो हमसे कहा जाए कि 3 balls आर ड्रॉन, ठीक है, 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। मान लो ऐसा कहा जाए कि 3 गेंदे एक एक करके निकालनी है विदाउट रिप्लेसमेंट। अब देखो क्या होगा, अब ये फार्मूला काम नहीं करेगा। 5C3 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं चाहे तो, क्या होगा बोलो, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल, 3 into 2 into 1, ये कैंसिल होगा तो 10 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां पर बेटा क्या होगा, सोचे 3 गेंदें निकालनी है, एक एक करके निकालनी है विदाउट रिप्लेसमेंट। देखो 5 गेंदें हैं शुरू में, 5 में से कोई एक निकालोगे तो कितने वेज में, 5C1 वेज में, पहली गेंद निकालने के तरीके। अब गेंदें कितनी बचेंगी 4, तो 4 में से फिर एक कोई निकालोगे तो इंटू 4C1। अब गेंदें कितनी बची 3, तो इंटू 3C1। बात समझे, तो इस तरीके से हमारा NS निकलेगा अगर हम गेंदों को एक एक करके निकाल रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब शुरू में 5 गेंदें थी, आपने 5 में से कोई एक निकाल ली, तो 5 में से एक गेंद चुनने के तरीके 5C1। अब जब वो गेंद आपने बाहर छोड़ दी, इसका मतलब वहां पर गेंदें अब 4 ही बची। अब 4 में से कोई एक निकाली तो 4C1 सेकेंड टाइम में। अब उस गेंद को फिर आपने बाहर छोड़ दिया, अब फिर उसमें 3 गेंदें बची, अब आपको 3 में से कोई एक निकालनी है तो 3C1। तो इसका आंसर 5C1 हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, तो इसका आंसर बेटा आएगा 60। बस समझे, इसका आंसर कितना आएगा बोलो 60। इस तरीके से आप कर सकते हो अगर आपने 3 गेंदें एक एक करके विदाउट रिप्लेसमेंट निकाली है तो। ठीक है, अच्छा तो ये हमने किया, बात समझे ना। अच्छा अब देखो, मान लो कि अगर हम फिर से उसी क्वेश्चन पे आते हैं वापस, ये दूसरा हमारा क्वेश्चन था, इसमें 5 अलग अलग गेंदें ले ली थी, 5 गेंदें हमने अलग अलग ले ली थी और 3 को निकाला, एक साथ निकाला तो ये आंसर, और अगर एक एक करके निकाला विदाउट रिप्लेसमेंट तो ये आंसर है ना। NS का ध्यान रखो, क्योंकि NS को पहचानना बहुत जरूरी होता है पूरे प्रोबेबिलिटी में, क्योंकि ये बेसिक जो हम पढ़ रहे हैं बेटा बहुत दिमाग से इसको पढ़ना है। अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो समस्या में आ जाएंगे, फिर हर सवाल याद करना पड़ जाएगा। एक बार बेसिक पढ़ लीजिए, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, लिखो जरा इसको ध्यान से। देखो हम फिर उसी क्वेश्चन पर आते हैं वापस, समझो ध्यान से। मान लो हमने फिर वही बॉक्स बना लिया और इसमें 3 गेंदें थी, B1, B2 और B3। मान लो 3 गेंदें थी, ठीक है, और हमें 2 गेंदें निकालनी है 1 by 1। मान लो सवाल ये हमारा है, सवाल क्या है बोलो, 2 balls are drawn, ठीक है, 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट। अब देखो सवाल को मैंने चेंज कर दिया, अब मैंने ले लिया 2 गेंदें एक एक करके निकाली हैं, लेकिन बेटा विद रिप्लेसमेंट निकाली है, विद रिप्लेसमेंट। समझिए बात को ध्यान से, 2 गेंदें एक एक करके निकाली हैं और विद रिप्लेसमेंट निकाली हैं इस बार। देखो जैसे कि मान लो पहली वाली गेंद हो सकता B1 हो, अब B1 गेंद आई, आपने फिर इसको डिब्बे में रख दिया, फिर आपने दूसरी गेंद को निकाला। विद रिप्लेसमेंट का मतलब जो गेंद हमने पहली बार में निकाली है उसको डिब्बे में रख दिया, फिर दूसरी बार हमने फिर एक गेंद को निकाला, फिर उसके बाद
है ना। देखो तो मान लो पहली वाली बॉल B1 है, अब आपने B1 को देखा, इसको डिब्बे में रख दिया, फिर आपने एक गेंद निकाली, अब हो सकता दूसरी वाली भी B1 हो जाए, क्योंकि वही गेंद जो आपने पहले निकाली थी उसको डिब्बे में रख दिया था। तो हो सकता एक केस देखो B1 भी मिल सकता है, और हाँ एक केस B1 B2 मिल सकता है, और एक केस B1 B3 मिल सकता है। ऐसा मिल सकता है, समझो, बस समझे। क्योंकि पहली वाली B1 थी, आपने उसको डिब्बे में वापस रख दिया, तो क्या पता दूसरी फिर से वही आ जाए। ठीक है, तो B1 B1, या हो सकता है दूसरी B2 आ जाए, दूसरी B3 भी आ सकती है। अच्छा देखो, ऐसा भी हो सकता है कि पहली B2 दूसरी B1, फिर B2 और B2, फिर B2 और B3। ऐसा भी हो सकता है कि पहली वाली बॉल B2 हो और दूसरी वाली B1 हो, या हो सकता है पहली वाली भी B2 हो और दूसरी वाली भी B2 ही हो, बस समझे। या हो सकता है पहली वाली B2 हो, दूसरी वाली B3 हो। अच्छा ऐसा भी हो सकता है B3 B1, B3 B2 और B3 B3, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखो, है ना। अब यहां पर देखो, हमेशा जो गेंद आपने पहली बार में निकाली थी, सेकेंड टाइम में वो गेंद दोबारा फिर निकल सकती है। देखो ये वाले केस यहां बढ़ गए, ये वाले केसेस देखो यहां पर बढ़ गए। तो देखो ये हमारा, अगर हम इसको सैंपल स्पेस माने, इसको अगर हम S मान लें, तो NS कितना हो गया, देखो NS, S में कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो NS हो गया 9। तो सैंपल स्पेस में टोटल पॉइंट्स हमारे 9 आ गए। मतलब 9 तरीकों से अब हम दो गेंदों को 1 बाय 1 विद रिप्लेसमेंट निकाल सकते हैं, है ना। NS की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो 9 आ गई। ठीक है, तो ये बात यहां पर ध्यान रखनी है कि गेंदों को अगर हम एक एक करके निकाल रहे हैं, तो यहां पर देखो विदाउट रिप्लेसमेंट निकालना है। दो गेंदें यहां भी निकाली, दो यहां भी निकाली, लेकिन यहां विद रिप्लेसमेंट निकाला। इसमें 6 आंसर आया था, इसमें देखो ये 3 केसेस और एक्स्ट्रा जुड़ गए। बाकी देखो सारे केसेस यहां भी थे, बाकी जो 6 केसेस थे वो देखो यहां भी थे, लेकिन ये 3 एक्स्ट्रा केसेस इसमें और जुड़ गए। तो इसलिए टोटल आंसर कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, देखो लिखो पहले बच्चों ध्यान से, इसको ध्यान से बेटा लिखो, इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही। बहुत ही अच्छा गाना है ये, आपको कभी मौका मिले पूरा गाना सुनना, मुझे पूरा याद है, मैं सुनाऊंगा कभी मौका मिलेगा तो। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही। बहुत ही मोटिवेशनल गाना है ये। ठीक है, पुरानी पिक्चर है, किशोर कुमार का गाना है। देखो मान लो अब मैंने क्वेश्चन बदला, अब मैंने एक बैग ले लिया और मान लो मैंने 2 बॉल्स उसमें रेड ले ली और 2 ग्रीन ले ली। अब देखो गेंदें एक जैसी हो गई, मतलब दोनों रेड आपस में एक जैसी और दोनों ग्रीन आपस में एक जैसी। बात समझे, दोनों रेड आपस में एक जैसी और दोनों ग्रीन आपस में एक जैसी। ठीक है, ध्यान दो, अभी तक हमने जो गेंदें ली थी वो सारी अलग अलग थी, सारी गेंदें अलग अलग थी। यहां पर देखो, हाँ रेड ग्रीन से तो अलग है भाई, रेड का कलर अलग है, ग्रीन का कलर अलग है, लेकिन दोनों रेड आपस में एक जैसी हैं, दोनों ग्रीन आपस में एक जैसी हैं। 4 गेंदें हैं टोटल। पहला केस मान लो, 2 balls are drawn at random। मान लो 2 गेंदें हमने एक साथ निकाली, तो हमें देखना है S क्या होगा। अब देखो बच्चों, अगर आप 2 गेंदें एक साथ निकालोगे तो हो सकता है दोनों ही रेड रेड हो जाए,
हो सकता है दोनों ही ग्रीन ग्रीन हो जाए, हो सकता है एक रेड और एक ग्रीन हो जाए, बस और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। आरजी और जी आर दोनों सेम बातें होंगी, जी आर अलग नहीं होगा, आरजी और जी आर दोनों सेम होगा, क्योंकि आप गेंदों को एक साथ निकाल रहे हो। एक साथ निकालने का मतलब एक रेड और एक ग्रीन, बस बात खत्म। आरजी और जी आर दो अलग अलग केस नहीं होंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में B1 B2 B2 B1 को भी अलग अलग नहीं लिया था जब एक साथ निकाला था, तो समझे। तो देखो यहां पर NS कितना आ गया, कितने पॉसिबल केसेस आ गए, 1 2 3, 3 पॉसिबल केसेस आ गए। ध्यान देना, अब इसमें तुम 4C2 नहीं लगा देना। 4C2 लगाते तो कितना आंसर आता, बोलो, तो 6 आंसर आता, और आंसर यहां 3 आया है, बात समझे। अगर हम 4C2 लगाते तो आंसर 6 आ जाता, जो गलत हो जाता। सी हमेशा तभी लगता है जब चीजें अलग अलग हो, अलग अलग हो। यहां दो एक जैसी हैं, दो एक जैसी, ठीक है। तो दो गेंदे अगर हम एक साथ निकालेंगे तो फिर 3 पॉसिबल केसेस बन जाएंगे। अच्छा, मान लो हमने 2 बॉल्स को ड्रॉ किया, 2 बॉल्स आर ड्रॉन, ठीक है, 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। मान लो ऐसा केस है, 2 गेंदें निकाली, एक एक करके निकाली और विदाउट रिप्लेसमेंट निकाली। मतलब जैसे मान लो पहली बार में अगर रेड थी, ठीक है, तो रेड बाहर आ गई, तो फिर अब 3 गेंदें बची। अब देखो दूसरी भी रेड हो सकती थी, बोलो। अगर पहली बार में रेड थी, विदाउट रिप्लेसमेंट आप कर रहे हैं, तो अब क्योंकि अगर आपने रेड को बाहर छोड़ भी दिया तब भी उसमें एक रेड अभी भी बची हुई है, तो आप दूसरी गेंद निकालोगे तो दोबारा भी रेड हो सकती है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि RG हो जाए, पहली रेड दूसरी ग्रीन हो जाए। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि GR हो जाए। समझो, अब देखो RG GR अलग अलग है, यहां अलग अलग नहीं थे। RG GR यहां दोनों सेम थे, लेकिन यहां RG और GR अलग अलग है। और ऐसा भी हो सकता है कि GG हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, बात समझे। तो यहां देखो, ये अगर S है तो NS यहां पर 4 हो गया, 4 हो गया NS। अगर इसको S ले लें, मतलब ये सैंपल स्पेस हो गया कि क्या क्या चल रहा है। दोनों रेड हो सकती है, पहली रेड दूसरी ग्रीन हो सकती है, और पहली ग्रीन दूसरी रेड हो सकती है, और दोनों भी ग्रीन हो सकती है, क्योंकि अगर आपने एक ग्रीन निकाल लिया तो अभी भी एक ग्रीन बची हुई है ना, ठीक है, हो जाएगा ऐसा। अच्छा, मान लो तीसरा केस कि 2 balls are drawn, ठीक है, 1 by 1, और ये कहा जाए विद रिप्लेसमेंट। इस बार कहा जाए विद रिप्लेसमेंट, ऐसे कहा जाए। एक एक करके निकाली और विद रिप्लेसमेंट निकाली। समझो, देखो, मतलब जैसे हमने पहली वाली बॉल निकाली, हो सकता है वो रेड है, उसको फिर उसमें डाल दिया तो दूसरी रेड भी हो सकती है, ठीक। पहली वाली बॉल हो सकता ग्रीन हो, सॉरी पहली वाली रेड हो तो दूसरी ग्रीन भी हो सकती है। अब पहली वाली ग्रीन है तो दूसरी रेड भी हो सकती है, और दोनों ग्रीन भी हो सकती है। तो यहां भी बाई चांस देखो ये सेम केस ही बन गए, क्योंकि अगर आप विद रिप्लेसमेंट करोगे तो जो आपने पहली बार में बॉल निकाली है उसको फिर उसमें डाल दिया, तो दूसरी में भी सेम बॉल निकल सकती है, क्योंकि पहली रेड थी तो दूसरी भी रेड हो सकती है। पहली रेड है, दूसरी ग्रीन भी हो सकती है, पहली ग्रीन दूसरी रेड भी हो सकती है, और पहली ग्रीन दूसरी ग्रीन भी हो सकती है। तो यहां पर वही 4 केसेस फिर से बन गए। तो इस तरीके से हमें गेंदों और डिब्बे वाले क्वेश्चन को बहुत संभाल के ध्यान से करना है। मैंने बताया था हमेशा 2 बातें ध्यान देनी है कि गेंदें एक जैसी हैं या अलग अलग है, और गेंदों को निकाला तो कैसे निकाला, एक साथ निकाला या एक एक करके निकाला। जब एक एक करके निकालते हैं तो फिर 2 केस बन सकते हैं, क्या, विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब आप जो गेंद निकालते हैं वो उसमें रख देते हैं, फिर दूसरी गेंद को निकाल लेते हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब आप एक गेंद निकालते हैं, उसको बाहर ही छोड़ देते हैं, फिर दूसरी गेंद को निकालते हैं, ठीक है।
तो हमेशा ये बात हमें बहुत ध्यान देनी है। ठीक है, लिखो जल्दी इसको। तो अब आप ये गेंदों डिब्बों वाले क्वेश्चन से कभी घबराएंगे नहीं, और ये सवाल बहुत आते हैं। देखो बेटा, बात गेंदों डिब्बों की नहीं, ये सवाल कैसे भी हो सकता है। ये सवाल ताश की गड्डी वाला भी हो सकता है कि एक ताश के पत्ते को खींचा, फिर उसमें वापस रख के दूसरे को खींचा, या विदाउट रिप्लेसमेंट आपने ताश को निकाला, या पत्ते एक साथ निकाले, तो ये सवाल वहां पर भी काम करेगा। जब भी कुछ चीजों में से कुछ चीजें चुननी होंगी तो ये कॉन्सेप्ट हर जगह हमारा काम करेगा। लिखो इसको ध्यान से। देखो, हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट देखा था बेटा पिछले वीडियो में कि अगर मान लो दो डाइस जो कि आपस में डिफरेंट हैं, अगर टॉस किए जाते हैं एक साथ, टॉस्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है, तो हमारा सैंपल स्पेस क्या बनता, हम लोगों ने देखा था कि 1 1 से लेकर के 1 6 बनेगा। ध्यान रखना, डिफरेंट डाइस। हालांकि मैंने बताया था अगर कुछ भी ना कहा जाए तब भी डाइस को डिफरेंट ही लेना है। ठीक है, ध्यान रखो इसको। और फिर देखो 2 1 से लेकर के 2 6, इसी प्रकार देखो 6 1 से लेकर के 6 6, ऐसे हुआ। तो देखो यहां पर NS कितना बनता है, 6 स्क्वायर यानी कि 36 बनता है। ठीक है, अब देखो एक बात और इंपॉर्टेंट समझो, अगर एक ही डाइस को 2 बार फेंकेंगे तब भी यही सैंपल स्पेस बनेगा। ध्यान रखना, 2 डिफरेंट डाइस को एक साथ फेंको तब भी 36 केसेस, और अगर एक डाइस को 2 बार फेंकोगे, इफ 1 डाइस इज टॉस्ड ट्वाइस, एक ही डाइस को अगर आप 2 बार फेंकोगे तब भी ध्यान रखना NS जो है वो हमेशा 6 स्क्वायर ही रहेगा। बिल्कुल यही बनेगा NS, ध्यान देना। इसी प्रकार 3 डाइस अगर एक साथ फेंकोगे तब भी 6 की पावर 3, एक डाइस को 3 बार फेंकोगे तब भी 6 की पावर 3, है ना। तो 3 डाइस वाले केस में अगर आप साइमल्टेनियसली उसको एक साथ फेंक दोगे, ठीक है, तब भी NS कितना होगा, 6 की पावर 3 होगा, है ना। और अगर आप 1 डाइस को 3 बार फेंकोगे, 1 डाइस इज टॉस्ड थ्राइस, ठीक है, 3 बार फेंका गया, या 3 टाइम्स 3 बार फेंका गया, तब भी जो NS है वो 6 की पावर 3 ही बनेगा। ध्यान देना, यही चीज क्वाइन में भी होगी। 2 क्वाइन को एक साथ फेंकोगे तो मैंने बताया था 2 की पावर 2 4 केसेस बनते हैं। एक क्वाइन को 2 बार फेंकोगे तब भी 4 केस ही बनेंगे। लिख लो इसको, लिख लो पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये भी है ना, एक सिक्के को, एक डाइस को 2 बार फेंकोगे तब भी यही केस बनेंगे, क्योंकि देखो यहां पर भी वही होगा ना कि पहली बार में 1, दोबारा में 1, पहली में 1, फिर 2 1, फिर 3 से लेकर के 1 6। ऐसा भी हो सकता है पहले 2 फिर 1 फिर 2 2 से लेकर के 2 6, ऐसा हो सकता है। तो देखो यही सारे केसेस इसमें भी बन जाएंगे। अगर आप एक डाइस को 2 बार फेंकोगे तब भी सेम केसेस बनेंगे। ध्यान देना, ठीक है। यही चीज बिल्कुल क्वाइन में है, क्वाइन में भी होगी। आगे तूफान पीछे बरसात, ऊपर गगन पे बिजली, सोचे न बात दिन है कि रात, सिग्नल हुआ कि निकली, देखो वो आ रही है, देखो वो जा रही है, गाड़ी बुला रही है। देखो बच्चों, जैसे हमने कल देखा था कि इफ 2 डिफरेंट कॉइन्स, ठीक है, आर टॉस्ड, ठीक है,
अगर दो डिफरेंट कॉइन्स को हम टॉस करेंगे तो ns क्या आता था, 2 की पावर 2 4 आता था। इसी प्रकार अगर वन क्वाइन को 2 बार टॉस करेंगे, वन क्वाइन इज टॉस्ड ट्वाइस, तो फिर ns आएगा 2 की पावर 2 फिर से 4। सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। यही चीज ये है कि अगर मान लो 3 डिफरेंट कॉइन्स, ठीक है, को टॉस किया गया, तो ns कितना था, 2 की पावर 3 यानी कि 8 केसेस थे। मैंने केस बताए थे पिछले वीडियो में क्या क्या होंगे, बिल्कुल वही करना है, पिछले वीडियो वाला ही है ये कॉन्सेप्ट। अब यहां पर अगर मैं कह दूं कि एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया, इज टॉस्ड थ्राइस, तब भी ns जो है बेटा ध्यान रखना 2 की पावर 3 8 ही बनेगा हमेशा, ठीक है। कई सारे सिक्के एक साथ फेंके या एक ही सिक्के को उतनी बार फेंका, 10 सिक्के एक साथ फेंको या एक सिक्के को 10 बार फेंकोगे, बात बराबर है, ठीक है। 10 पासों को एक साथ फेंका या एक ही पासों को 10 बार फेंकोगे, बात हमेशा बराबर है, समझ गए। तो ये बातें दिमाग में अपने अच्छे से बैठा लो, ठीक है। लिखो इसको बच्चों, तब तक मैं जरा इंक डाल लूं यार। आते हैं लोग जाते हैं लोग, पानी के जैसे रेले, जाने के बाद आते हैं यार, गुजरे हुए वो मेले, यादें मिटा रही है, जीना सिखा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है। आते हैं लोग जाते हैं लोग, पानी के जैसे रेले। देखो अब हम लोग एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इसमें, ये होता है इवेंट। ठीक है, इवेंट क्या होता है, देखो इवेंट क्या होता है, देखो इवेंट इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का सबसेट होता है इवेंट हमेशा। जैसे कि मान लो मैंने एक डाइस को टॉस किया, एक डाइस को थ्रो किया, मतलब ए डाइस इज थ्रोन, ठीक है। डाइस के साथ में थ्रोन वर्ड आएगा, कॉइन के साथ में टॉस आएगा, ध्यान रखना। शायद पिछले में मैं शायद डाइस में गलती से टॉस लिख गया था, सही कर लेना, डाइस के साथ में थ्रोन आएगा, ठीक है। अगर एक डाइस को फेंका जाता है तो सैंपल स्पेस हम जानते हैं 1 2 3 4 5 6 होता है। अब देखो हम इसका कोई भी सबसेट ले लें, सबसेट कोई भी सबसेट ले लें, सबसेट जानते हो ना, इससे छोटा। देखो जैसे मान लो हमने एक सबसेट ले लिया 1,2, तो ये एक इवेंट हो गया, इवन। मान लो ये इवेंट इवन, मान लो मैंने ऐसे ले लिया 2 3 4, तो देखो ये एक इवेंट हो गया, है ना। मान लो मैंने ऐसे ले लिया 1 3 5, तो ये एक इवेंट हो गया। मान लो मैंने ऐसे ले लिया 2 4 6, तो ये भी देखो बेटा एक इवेंट हो गया, है ना। आप इससे छोटा कुछ भी लेंगे वो एक इवेंट है। अच्छा मान लो आपने कुछ भी नहीं लिया, खाली फाइल ले लिया, तो ये भी एक इवेंट हो गया, क्योंकि खाली सेट, इससे फाइल को कहते हैं एम्प्टी सेट, कुछ भी नहीं लिया तो इसको कहते हैं फाइल, मतलब एम्प्टी सेट, ये भी इसका सबसेट हो गया, ठीक है। अच्छा
मान लो मैंने सब कुछ ले लिया 1 2 3 4 5 6, तो ये भी इवेंट हो गया। कोई भी सेट अपने बराबर अगर हो तो वो उसका सबसेट माना जाता है। देखो जैसे ये हो गया 5 मतलब खाली सेट, ये भी इसका सबसेट है। और कोई भी सेट जो उसके बराबर अगर हम लेंगे तो वो भी उसका सबसेट माना जाता है। तो इस सैंपल स्पेस से बहुत सारी इवेंट बन सकती हैं। अब देखो इन्हीं इवेंट को हम भाषा में बोल सकते हैं। जैसे मैं कहूं 1 या 2 आने का इवेंट, या ऐसा कह दें इवेंट ऑफ नंबर लेस देन 3। अगर हम इवेंट नंबर अगर हम कहेंगे 3 से छोटा नंबर आने का इवेंट, तो इसका मतलब 1 या 2 आएगा। अब मैं कहूं इवेंट ऑफ नंबर 2 3 4, इवेंट ऑफ ऑड नंबर, देखो ये ऑड नंबर का इवेंट है क्योंकि देखो इसमें 3 नंबर ऑड आ रहे हैं। ये इवेंट इवन नंबर है। ये क्या है, इवेंट ऑफ नो नंबर, कोई भी नंबर ना आए इसका इवेंट। और ये क्या है, इवेंट ऑफ एनी वन, कोई भी नंबर आ सकता है 6 में से, उसका इवेंट है ना। तो इवेंट का मतलब होता है सैंपल स्पेस का सबसेट। सबसेट का मतलब उससे छोटा आप कुछ भी ले लो, मतलब ये 6 पॉइंट्स हैं, इनमें से कोई एक ले लो, इन्हीं में से लेना, इसके बाहर नहीं जाना, ध्यान रखना, इन्हीं में से, है ना। कोई एक ले लो, कोई 2 ले लो, कोई 3 ले लो, कोई 4 ले लो, कोई 5 ले लो, कोई 6 ले लो, कुछ भी आप ले सकते हैं, है ना। तो वो सारे के सारे अलग अलग इवेंट्स हमें बताते हैं हमेशा। तो सब सेट का जैसे कि मान लो सैंपल स्पेस एक सेट है, तो ये उसका सबसेट हो गया, ये भी उसका सबसेट का मतलब उससे छोटा, है ना। उसके बराबर लेंगे तब भी ध्यान रखना सबसेट ही माना जाता है, समझ लो बात को। छोटा या बराबर, सबसेट का मतलब होता है उससे छोटा या उसके बराबर, ध्यान दो। किसी को नहीं लेंगे वो भी एक सबसेट है। तो बहुत सारी इवेंट हम किसी भी एक सैंपल स्पेस में से ले सकते हैं। टोटल पता कितनी होंगी, टोटल इवेंट्स जो बनेंगी ना वो बनेंगी 2 की पावर 6। ये असल में कॉन्सेप्ट होता है सेट थ्योरी का, कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके टोटल सबसेट्स होते हैं 2 रेज़ टू दी पावर n। ये हम लोग सेट में पढ़ते हैं। अगर नहीं पढ़ा तो परेशान मत हो, पढ़ा तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि सेट 11 का टॉपिक है बेटा, हमको आना चाहिए। देखो मेरी पूरी सेट की प्लेलिस्ट है, वहां से आप जाके सेट को पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह सेट काम आता है, समझो बात को। तो ये सेट का एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके टोटल नंबर ऑफ सेट सबसेट्स होते हैं 2 की पावर n। तो देखो जैसे इसमें 6 एलिमेंट्स हैं तो इसके टोटल सबसेट्स हो जाएंगे 2 की पावर 6। और सबसेट का मतलब इवेंट, जो सबसेट है वो एक इवेंट है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, सैंपल स्पेस कोई भी हो, जैसे यहां तो हमने 1 डाइस का लिया, आप 2 डाइस का सैंपल स्पेस ले सकते हैं, 3 डाइस का ले सकते हैं, गेंदों को डिब्बों से निकालने का सैंपल स्पेस ले सकते हैं। सैंपल स्पेस कोई भी ले लें, उससे ही हम इवेंट को बना सकते हैं, बहुत सारी इवेंट। लिखो इस बात को ध्यान से। ठीक है, देखो अब हम आते हैं इस टॉपिक का जो नाम है क्या, प्रोबेबिलिटी। अब हम आते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी क्या चीज है आखिर। जैसे कई लोग कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी एक प्रकार का चांस है, परसेंटेज है ना, ये सब बेकार की बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ना वो परसेंटेज है ना वो कोई चांस है। देखो ध्यान दो, प्रोबेबिलिटी की परिभाषा क्या है समझ लो अच्छे से। देखो पहली बात तो ये कि प्रोबेबिलिटी है ना ऑफ एन इवेंट, ये इसका पूरा नाम है। प्रोबेबिलिटी जो निकलती है वो हमेशा इवेंट की निकलती है। प्रोबेबिलिटी जो निकलती है वो हमेशा किसी ना किसी इवेंट की निकलती है, और इसको लिखा जाता है P ऑफ E। E मतलब इवेंट, तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी है ना। प्रोबेबिलिटी हमेशा किसी इवेंट, मतलब इवेंट को हिंदी में कहते हैं घटना, किसी घटना की प्रोबेबिलिटी होती है। और प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन ये है कि Pe इक्वल टू होता है Ne अपॉन Ns और कुछ नहीं, बस काम खत्म। Pe की परिभाषा क्या है, Ne अपॉन Ns। Ne का मतलब हुआ नंबर ऑफ पॉइंट्स इन इवेंट, ठीक है। और Ns का मतलब क्या हुआ,
नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस। ठीक है, तो NE हो गया नंबर ऑफ पॉइंट्स इन इवेंट और NS हो गया नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस। मतलब इवेंट में कितने पॉइंट है उसे काउंट कर लो और सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट्स हैं उसे काउंट कर लो, तो उनको डिवाइड कर दोगे तो मिल जाएगा उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी। हमेशा ध्यान दो। ठीक है, इसको ऐसे भी कहते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स इन इवेंट को फेवरेबल केसेस भी कहते हैं। ध्यान देना, फेवरेबल केसेस और अपॉन टोटल केसेस, इसी को ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, जो सैंपल स्पेस के टोटल पॉइंट्स है ना उनको हम कहते हैं टोटल केसेस, और जो इवेंट के पॉइंट्स हैं उन्हें हम कहते हैं फेवरेबल केसेस। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स इन इवेंट को फेवरेबल केसेस भी कहा जाता, नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस को टोटल केसेस भी कहा जाता है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी को निकालने का ये एक फार्मूला है, बहुत छोटा सा सीधा सा नन्ना मुन्ना प्यारा सा फार्मूला है, और ये हमेशा हमको याद रखना है कि PE होगा NE अपॉन NS। ठीक है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल है ना, हमें क्वेश्चन यहां पर लिखते हैं। क्वेश्चन देखो ये है, इफ 2 dice आर थ्रोन, ठीक है, साइमल्टेनियसली, ठीक है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ नंबर्स इज 8। तो बहुत सिंपल छोटा सा क्वेश्चन कि अगर 2 डाइस को एक साथ फेंका गया तो हम चाहते हैं कि प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि नंबर्स का सम 8 आ जाए। तो देखो समझो, अगर आप 2 डाइस को एक साथ फेंकोगे तो सैंपल स्पेस ऐसे करके बनता, मैंने बताया था NS कितना आता है 36 आता है। सैंपल स्पेस जरूरत नहीं लिखने की बार बार, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के लिए आपको NS चाहिए ना कि सैंपल स्पेस, है ना। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको NS चाहिए, सैंपल स्पेस क्या है कैसा दिख रहा है इससे मतलब नहीं है, उसमें कितने पॉइंट्स हैं बस इस बात को हमें निकालना होता है, क्योंकि NS चाहिए, NS। अच्छा, अब देखो इवेंट क्या है, किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि नंबर्स का सम 8 हो जाए, तो ये हो गई इवेंट। तो देखो इवेंट में क्या क्या आएगा, नंबर का सम 8 कैसे कैसे हो सकता है बोलो, 4 4 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, 5 3 हो सकता है, 6 2 हो सकता है और 2 6 हो सकता है। बात समझे ना। अगर आपने 2 डाइस फेंके और आप चाहते हो कि नंबर का सम 8 आ जाए तो 4 4 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, 5 3 6 2 2 6 हो सकता है, और 7 1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 7 तो आता नहीं ना डाइस में। ठीक है ना 0 8 हो सकता है। बात समझे ना। तो देखो बच्चों कितने केस हुए, 1 2 3 4 5, तो NE हो गया 5। तो प्रोबेबिलिटी का देखो फॉर्मूला क्या कहता है, NE अपॉन NS। तो क्या आंसर हो गया बोलो, 5/36 हमारे क्वेश्चन का आंसर। NE और NS देखो ये जब 2 डाइस को फेंकते हैं, अब देखो यहां पर कुछ नहीं लिखा, मतलब डाइस डिफरेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि NS 36 डिफरेंट डाइस में ही होता है, तो यहां पर कुछ भी नहीं लिखा गया, इसका मतलब डाइस को हमने डिफरेंट ही माना है। बस समझे, लिखो ध्यान से इसको। आते हैं लोग जाते हैं लोग, पानी के जैसे रेले, जाने के बाद आते हैं यार, गुजरे हुए वो मेरी यादें मिटा रही है, जीना सिखा रही है। देखो ध्यान दो, मान लो मैंने एक बॉक्स लिया, इस बॉक्स में 3 रेड बॉल ले ली और ये तीनों रेड बॉल भी आपस में अलग अलग हैं, ठीक है,
और 3 ग्रीन बॉल ले ली और ये तीनों ग्रीन भी आपस में अलग अलग है, ऐसा दिया गया। क्वेश्चन ये है कि 4 balls are drawn, ठीक है, एट रैंडम। हमने क्या किया, एक साथ 4 गेंदों को निकाला, ठीक है, एक साथ हमने 4 गेंदों को निकाला, ठीक है। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट 2 रेड एंड 2 ग्रीन। हमने 4 गेंदों को एक साथ निकाला और हम चाहते हैं कि जो 4 गेंदें निकली हैं उनमें से 2 रेड आए और 2 ग्रीन आए। तो देखो सबसे पहले एनएस, टोटल गेंदें कितनी है, 6, और आप निकालना कितने चाहते हैं, 4 को। तो टोटल केसेस कितने होंगे, 6C4। सारी की सारी गेंदें डिफरेंट हैं, एक बार में निकालना है, ध्यान रखना, इसलिए कॉम्बिनेशन का फार्मूला यूज किया। सारी बॉल डिफरेंट हैं और गेंदों को एक बार में निकालना है, इसलिए कॉम्बिनेशन का फार्मूला यूज किया, ठीक है। ये हो गया एनएस, क्योंकि 6 में से कोई भी 4 हम निकाल सकते हैं। अब देखो एनई, चाहते क्या है, चाहते हैं 2 रेड हो जाए और 2 ग्रीन हो जाए। तो रेड है 3, इनमें से 2 रेड चाहिए, ग्रीन भी है 3, इनमें से 2 ग्रीन चाहिए। तो बस प्रोबेबिलिटी आ गई, एनई अपॉन एनएस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी आ गई। एनई की वैल्यू देखो ये हो गई और एनएस की देखो वैल्यू ये हो गई, तो हमें प्रोबेबिलिटी का आंसर मिल जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, बात समझे ना। तो प्रोबेबिलिटी के लिए आपको सैंपल स्पेस नहीं चाहिए, एनएस चाहिए, एनएस ध्यान दो, ना ही इवेंट चाहिए, एनई चाहिए। एनई आखिर क्या है, तो क्योंकि एनएस, अब जैसे यहां पर अगर हम एस ढूंढें तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ना हमने एस ढूंढा, ना हमने ई ढूंढा, हमने एनएस और एनई ढूंढा कि भाई क्या चाहिए। जो चाहिए वो एनई और जो टोटल केसेस है वो क्या होगा, एनएस। तो एनई अपॉन एनएस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा हमको मिल जाएगा। तो ये बच्चों हम लोगों ने बेसिक को पढ़ा। अभी थोड़ा सा बेसिक और भी पढ़ना है, क्योंकि उसके बिना हम चीजों को समझ नहीं सकते। अभी हम लोग अगले वीडियो में एक वीडियो बेसिक का और अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर हम 12 की प्रोबेबिलिटी को अच्छे से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए बाय।